अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। यह हमारे गांव से तकरीबन 300 मील दूर के एक छोटे से शहर का वाकया है। ऐसे छोटे शहर को आप अमूमन कस्बा लिखा करते हैं। मैंने पूरा वाकया इस कहानी के किरदारों से सुना था। इसका आगाज़ 12-13 साल पहले हुआ था, बल्कि यूँ कह लें कि 19-20 साल पहले का ये वाकया है। वाकया इस तरह हुआ था कि इस कस्बे में एक आदमी ने वहीं के एक आदमी को इतना ज़्यादा ज़ख्मी कर दिया था कि उसका जिंदा रह जाना एक मौजज़ा था। मालूम नहीं वो आदमी जिंदा किस तरह बच गया था। इसके बचे जाने से ये केस दफ़ा 302 की बजाय दफ़ा 307 बन गया। मुलजिम का नाम नवाब खान फर्ज कर लें। मैं सही नाम जाहिर नहीं कर सकता। नवाब खान जवान आदमी था। वो पैदाइशी तौर पर बाकी तबीयत का मालिक था। इसकी वजह शायद ये थी कि लड़कपन में उसकी माँ मर गई थी और उसका बाप बड़ी उखड़ तबीयत का था। वो खुशहाल आदमी था। इन लोगों की कोई ज़्यादा रिश्तेदारी नहीं थी। इनका पेशा काश्तकारी भी था और सरकारी मुलाजमत भी। नवाब का बाप सरकारी मुलाजिम था। उन्होंने ज़मीनें बटाई पर दी हुई थीं। ज़मीनें कस्बे से ज़रा दूर थीं और मज़ार इस ज़मीनों से और आगे एक गांव में रहते थे। नवाब खान ज़मीनों की निगरानी करता था और इस सिलसिले में वो मज़ारों के गांव में भी कभी कभी जाया करता था। इसकी उम्र 23-24 साल हो गई तो बाप ने इसकी शादी एक जगह पक्की कर दी। नवाब खान ने किसी गांव की एक और लड़की के साथ इश्क और मोहब्बत का खेल शुरू किया हुआ था। इधर बाप ने शादी का दिन भी मुकर्रर कर दिया। नवाब खान ने कहा कि जो लड़की अपने आप को खतरे में डालकर उसको गांव से बाहर आकर मिलती है, उसके साथ ही वो बेवफाई नहीं करेगा। उसने बाप को बताया कि फलां गांव में फलां आदमी के घर जाए और इसकी लड़की का रिश्ता मांगे। लड़की का बाप इनकार नहीं करेगा। बाप महल्ले में अपनी बेइज्जती किस तरह बर्दाश्त कर लेता। वैसे भी वो सख्त उखड़ आदमी था। उसने नवाब खान को कहा कि वो इसको गली में मुर्गा बनाकर जूते मारेगा। अब्बा जी, नवाब खान ने कहा, मेरी रगों में आप ही का खून है। मुर्गा बनाए चाहे बकरा बनाए, शादी वहीं होगी जहां मैं ज़बान दे चुका हूँ। ना तू ही बता, बाप ने कहा, जिनके साथ मैंने 4 आदमियों की मौजूदगी में दिन भी मुकर्रर कर दिया, इनको मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा? इनको मैं मुंह दिखाऊंगा। नवाब खान ने कहा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपने शादी का जो दिन मुकर्रर किया है, मेरी शादी इसी दिन होगी। उसने करके भी दिखा दिया। एक रात वो घर से गायब हो गया। आधी रात के बहुत देर बाद वापस आया। इसके साथ एक बड़ी ही खूबसूरत देहाती लड़की थी। अगला दिन वो दिन था जो उसके बाप ने शादी के लिए मुकर्रर किया था। लड़की वालों ने शादी की तैयारी नहीं की थी क्योंकि नवाब खान ने इनको कह दिया था कि वो इनकी लड़की के साथ शादी नहीं करेगा। इस पर हंगामा हो गया था। नवाब खान का बाप रो पड़ा था और घर में बैठ गया था। नवाब खान को वो बुरा भला कहता था, लेकिन नवाब खान को परवाह ही नहीं थी। मेरी बात गौर से सुन लो। नवाब खान ने लड़की वालों के ताने और बकबक सुनकर इनको कहा, मैं अपने बाप की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा। ज़बानें बंद कर लो, मैं तुम सबके लिए अकेला काफ़ी हूँ। तब वो लोग चुप हुए थे। इनको मालूम था कि नवाब खान लड़ाका जवान है और ये सिर्फ इसकी इज्जत करता है जो उसकी इज्जत करता है, और जो उसको ललकारता है उसको वो दूसरी तरह जवाब देता है। नवाब खान किसी गांव से लड़की को निकाल कर ले आया। उसने बाप को कहा कि मौलवी साहब को बुलाओ और निकाह पढ़ाओ। बाप मजबूर हो गया। बाप के एक दोस्त ने उसको मशवरा दिया कि पहले अदालत में लड़की का बयान लिखवा लो कि ये अपनी मर्जी से आई है। नवाब खान का बाप खुद भी तालीम याफ्ता आदमी था। कस्बे में ही मजिस्ट्रेट भी मौजूद था। उसके सामने लड़की ने बयान लिखवा दिया और उस पर दस्तखत भी कर दिए। गांव की लड़कियां दस्तखत करने के काबिल नहीं हुआ करती थीं, लेकिन पाकिस्तान की उम्र 20-22-14 साल हो चुकी थी। देहात में भी प्राइमरी और मिडिल स्कूल लड़कियों के लिए खुल गए थे। इस लड़की ने प्राइमरी पास कर ली थी। इसी दिन इसका निकाह नवाब खान से पढ़ा दिया गया। इन दोनों के लिए तो ये बड़ी खुशियों वाली तकरीब थी, लेकिन नवाब खान के बाप ने उसको अपनी इतनी बेइज्जती समझा कि उसके दिल पर असर हो गया। वो जितना उखड़ आदमी था इतना ही मुर्दा हो गया। 1 साल बाद वो दिल के दौरे से इंतकाल कर गया। इस वक्त पाकिस्तान भी जवान हो चुका था और उसके साथ ही इखलाक बूढ़ा होता जा रहा था। मेरा मतलब यह है कि पाकिस्तानी नौजवान इखलाकी तौर पर आज़ाद हो गए थे। ये कस्बा जो कभी देहाती सा होता था अब शहर बन गया था। साइकिलों की जगह स्कूटर आ गए थे। फिल्मी गाने ट्रांजिस्टरों के जरिए गलियों में घूमते फिरते रहते थे।
नवाब खान की बीवी नजमा, असली नाम तो उसका कुछ और था, देहात की लड़की थी, पर्दा नहीं करती थी। नौजवानों ने ताक झांक शुरू कर दी। एक दफा तो इस लड़की ने खुद ही एक लड़के की मरम्मत कर दी। फिर वो लड़कों का दिमाग नवाब खान ने दुरुस्त किया। बात इन लड़कों के बापों और भाइयों तक पहुंची तो मामला थाने तक चला गया। थानेदार ने लड़कों को डराया धमकाया, फिर नवाब खान को समझाया कि वो कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश न करे। इस तरह मामला रफे दफे हो गया। जिनकी बेटी को नवाब खान ने नामंजूर कर दिया था, वो चार दीवारी की दुनिया की सियासत के माहिर थे। उन्होंने नवाब खान और उसकी बीवी के खिलाफ बाकायदा दुश्मनी रख ली। आप जानते हैं कि किसी को जलील और रुस्वा करना हो तो कैसे कैसे ढंग और तरीके इख्तियार किए जाते हैं। शायद इसी को सर्द जंग कहते हैं। औरतें इसकी माहिर होती हैं। उन्होंने ढके छुपे अंदाज में नवाब खान और उसकी बीवी के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। उन्होंने यहाँ तक किया कि किसी तरह मालूम कर लिया कि लड़की कौन से गांव से आई है। उन्होंने वहां खबर पहुंचाई कि इनकी लड़की नवाब खान के घर में है। ये बात नवाब खान को किसी तरह मालूम हो गई, लेकिन लड़की वालों ने कोई हिलजुल न की। इस वक्त तक नजमा का पहला बच्चा पैदा होने वाला था। वो अगर कोई कार्रवाई करते भी तो क्या कर सकते थे। नजमा को अगवा तो नहीं किया गया था। इसके वारिसों को पता लग गया होगा कि नजमा ने मजिस्ट्रेट को बयान दे दिया है। नजमा का पहला बच्चा पैदा हुआ जो बेटा था। दुश्मनों ने प्रोपेगेंडा जारी रखा। यह आम किस्म का प्रोपेगेंडा नहीं था। इन लोगों में कोई ऐसा दिमाग मौजूद था जो बड़े उस्तादी तरीके से ये काम कर रहा था। मिसाल के तौर पर नवाब खान के कानों तक ऐसी आवाज़ें पहुंचने लगीं जैसे इसकी बीवी नजमा इससे उकता गई है और वो अपने माँ बाप के घर कुछ दिनों के लिए जाना चाहती है। नवाब खान ने इसे पूछा तो नजमा ने हैरान होकर कहा, इसने तो ऐसी बात कभी सोची भी नहीं। फिर नवाब खान को बाहर से इस तरह के इशारे मिलने लगे जैसे नजमा किसी और को चाहती है। नवाब खान ने ये बात भी नजमा से पूछी। नजमा परेशान हो गई और वो जरा गुस्से से बोली। इसका गुस्सा नवाब खान को अच्छा न लगा। वक्त गुजरता जा रहा था। इतना वक्त गुजर गया कि इनका पहला बच्चा 4 साल का हो गया और नजमा एक और बच्चे की मां बनने वाली हो गई। इन 4 सालों में नवाब खान के जहन में यह वहम बैठ गया था कि नजमा के दिल में वो मोहब्बत कम हो गई है जिस मोहब्बत ने उसको अपने माँ बाप और अपने घर को हमेशा के लिए छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। मुश्किल ये बनी कि नवाब खान के दो दोस्त दुश्मनों के दरपर्दा प्रोपेगेंडे से मुतासिर हो गए। वो इसके वफादार दोस्त थे। उन्होंने भी नवाब खान को कहा कि औरत जात का कोई भरोसा नहीं होता। जो लड़की इतनी दिलेरी से इसके पीछे घर से निकल आई थी वो बेवफाई कर सकती है। दोस्तों की ये बात नवाब खान के दिल में बैठ गई। उसने ये भी देखा कि नजमा अब उसके साथ पहले की तरह चौंचले और शौखियां नहीं करती थी। इसकी वजह साफ जाहिर थी, जिसको नवाब खान नहीं समझा। वजह यह थी कि अब उसके 2 बच्चे थे। एक दूध पीता था। उसकी तवज्जो बच्चों की तरफ हो गई थी, जैसे कि हर माँ की हो जाती है। एक रोज नवाब खान के एक दोस्त ने उसको बताया कि फला आदमी नजमा के खिलाफ बातें कर रहा था। उसको जो बातें बताई गई वो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता और नवाब खान में तो बर्दाश्त की आदत ही नहीं थी। उसने इस आदमी के घर जाकर उसको बाहर बुलाया और उस पर हमला कर दिया। वो अपने साथ चाकू लेकर गया था और उसका इरादा यही था कि इस आदमी को वो कत्ल कर देगा। उसने ज्यादातर चाकू पेट में ही मारे। नवाब खान वहां से भागा नहीं। वो ललकारता रहा कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, जाओ और पुलिस को बुला लाओ। कोई आदमी करीब नहीं आता था कि जख्मी को उठा ले। 2 बूढ़े मोअज़्ज़िज़ आदमी आगे बढ़े। नवाब खान ने उनका एहतराम किया और परे हट गया, लेकिन वहीं खड़ा रहा। जख्मी को हॉस्पिटल ले गए। कस्बे के सरकारी डॉक्टर ने कहा कि इसे फौरन शहर ले जाओ। डॉक्टर ने यह भी कह दिया था कि वहां तक ये जिंदा नहीं रहेगा। पुलिस आई और नवाब खान को चाकू समेत पकड़ कर ले गई। नजमा और अपने 2 बच्चों का नवाब खान को ये गम नहीं था कि वो रोटी कहाँ से खाएंगे। मकान उसका अपना था और खेतों से सारे साल के लिए दाने भी आ जाते थे और कैश भी मिल जाता था। घर में एक भैंस थी जो दूध, मक्खन और घी पूरा कर देती थी। नवाब खान ने यह तो सोचा ही नहीं था कि इसके जुर्म के नताइज क्या होंगे। उसने ये भी नहीं सोचा कि इसको उम्र कैद या सजाए मौत हो गई तो इसकी बीवी और बच्चों का क्या बनेगा। मेरी ज़ाती राय ये है कि नवाब खान निराला ही आदमी था। इसको एब नॉर्मल कहना भी गलत नहीं। जिस आदमी को उसने अपनी तरफ से कत्ल कर दिया था उसको शहर के डॉक्टरों ने बचा लिया। मैं ये तो नहीं बता सकता कि उसके पेट में चाकुओं के जख्म कितने गहरे थे और उसको डॉक्टरों ने किस तरह बचा लिया था। हाँ, ये कह सकते हैं कि उसकी ज़िंदगी के दिन अभी बाकी थे। वो जिंदा रहा। पाकिस्तान में जिस रफ्तार से मुकदमों का फैसला होता है वो आप जानते ही हैं। 2 साल और 3-4 महीनों बाद नवाब खान को 6 साल सजाए कैद सुनाई गई।
मुकदमे के दौरान उसकी जमानत नहीं हुई थी। सेशन जज ने फैसले में यह भी लिखा था कि वो जितनी मुद्दत जेल में गुजार चुका है वो सजा में शामिल है। इस तरह नवाब खान ने 4 साल जेल में गुजारने थे, जितना अरसा वो अपने कस्बे की करीबी जेल में रहा। उसकी बीवी महीने में एक बार उसकी मुलाकात के लिए जाती रही। 1 साल बाद उसको पंजाब की एक और जेल में भेज दिया गया। ये शहर दूर था। उसने बीवी को मुलाकात के लिए आने से मना कर दिया। 2 बच्चों को साथ लेकर बस या रेलगाड़ी पर इतनी दूर जाना अकेली औरत के लिए मुश्किल था। फिर भी नजमा तीसरे चौथे महीने चली जाती थी। नजमा अकेली रह गई। उसके अपने वालिदैन ने उसको दिल से उतार दिया था और अपने मोहल्ले में नवाब खान के जो रिश्तेदार थे वो इससे रूठे हुए थे। एक खतरा ये था कि दुश्मन नजमा का जीना हराम कर देंगे। एक खतरा ये भी था कि मोहल्ले के नौजवान छेड़खानी करेंगे, लेकिन दुश्मन भी खामोश रहे और किसी ने छेड़खानी भी न की। इसकी वजह यही हो सकती थी कि एक आदमी पर कातलाना हमले की सोचकर नवाब खान से सब डर गए थे। सबको मालूम था कि नवाब खान 4 साल बाद आ जाएगा और वो वैसा ही इंतकाम लेगा। सजाए कैद में जेल का सुप्रिंटेंडेंट कुछ तखफीफ करने का इख्तियार रखता है, जिसको जेल की जबान में माफ़ी कहते हैं। नवाब खान कभी कभार नजमा को खत लिखा करता था। उसने 3.5 साल बाद आखिरी खत लिखा, जिसमें उसने नजमा को इतला दी कि वो फलां तारीख को रिहा हो रहा है। रिहाई में 1 महीना बाकी था। नजमा बेहद खुश थी। मुसीबत और जुदाई खत्म हो रही थी। इस वक्त नवाब खान एक और जेल में था, जो ज्यादा दूर के शहर में नहीं थी। 15-16 दिन गुजर गए तो एक आदमी नजमा के घर आया। वो कस्बे से थोड़ी ही दूर के एक गांव का रहने वाला था। मैं जेल से रिहा होकर आ रहा हूँ, उस आदमी ने नजमा को बताया। नवाब खान जेल में मेरा दोस्त बन गया था। वो परसों रिहा होकर आ रहा है। मैं यहाँ गाड़ी से उतरा हूँ। अपने गांव जा रहा था तो ख्याल आ गया कि नवाब खान यहीं का रहने वाले हैं। मैंने एक आदमी से पूछा तो उसने मुझको उसका घर बता दिया। मैंने ये बेहतर समझा कि आपको बताते जाऊं कि नवाब खान परसों आ रहा है, लेकिन उसने खत लिखा था कि वो 1 महीने बाद रिहा हो रहा है। नजमा ने कहा, अभी तो आधा महीना गुजरा है। उसने ठीक लिखा था। उस आदमी ने कहा, माफियां जो उसको मिली हैं उनके हिसाब से उसने रिहाई की तारीख ठीक लिखी थी, लेकिन 2 रोज गुजरे सुप्रिंटेंडेंट दौरे पर आया तो नवाब खान ने अर्ज की कि उसकी सजा चंद दिन रहती है, उसको ये दिन माफी दे दी जाए। सुप्रिंटेंडेंट ने उसको माफी लिख दी। इस हिसाब से वो परसों शाम को घर आ जाएगा। उसकी रिहाई की तारीख लिखी गई है। नजमा ने अपने खामिद के इस दोस्त की खातिर तवाज़ो की और वो चला गया। नजमा की खुशी का अंदाजा किया जा सकता है। उसका बड़ा बेटा 10 साल का और छोटा 6 साल का हो गया था। दोनों बच्चे खुशी से नाचते कूदते फिर रहे थे कि अब्बू आ रहे हैं। रिहाई का दिन आ गया। नजमा ने मुर्गी पकाई, कोफ्ते पकाए और कस्टर्ड बनाया। शाम की गाड़ी 7 बजे के लगभग आती थी। सर्दियों का मौसम था। 7 बजे रात हो जाती थी। नजमा नवाब खान के इंतजार में इतनी बेताब थी कि दोनों बच्चों को साथ लेकर बाहर निकल गई। वो अपने खामिद का इस्तकबाल रास्ते में करने के लिए गई थी। उसने बाहर वाले दरवाजे की कुंडी लगा दी थी। ताला अलबत्ता उसने ना लगाया कि उसने गली के सिरे तक तो जाना था और वहां इंतजार करना था। वो बहुत देर तक वहां खड़ी रही। गाड़ी शायद लेट थी। बच्चों की जिद पर वो और आगे चली गई। वो अपनी गली से भी निकल गई थी। 2 घंटे गुजर गए। नवाब खान आता दिखाई ना दिया। वो मायूस होकर वापस घर आ गई। बच्चों को नींद आ रही थी। नजमा ने उन्हें खाना खिलाया और वो सो गए। नजमा जागती रही और रात गुजर गई। उसने सुबह बच्चों को इस तरह तसल्ली दी कि वो आदमी गलत इतला दे गया है। नवाब खान 15-16 दिनों बाद ही आएगा। 15-16 दिन भी गुजर गए। फिर कई दिन गुजर गए। फिर कई महीने गुजर गए। नवाब खान ना आया। नजमा एक रोज दोनों बच्चों को साथ लेकर उस शहर चली गई जहां जेल थी। उसने नवाब खान की मुलाकात के लिए अपना नाम लिखवाया। इंतजार के बाद उसको बुलाकर बताया गया कि नवाब खान तो 3 महीने गुजरे रिहा होकर चला गया है। उसको यकीन नहीं आता था। वो रोई पीटी तो उसकी रसाई जेल के एक अफसर तक हो गई। उसने रिकॉर्ड देखकर नजमा को बताया कि उसका खामिद रिहा होकर जा चुका है। नजमा पर तो बिजलियां गिर रही थीं। उसको इस सवाल का कहीं से भी जवाब नहीं मिल सकता था कि नवाब खान कहाँ चला गया। 12 साल गुजर गए। नजमा के बेटे जवान हो गए। नजमा की जवानी ढलने लगी। उसको एक वहम परेशान और गमगीन करता रहता था। वो ये था कि जिस आदमी पर नवाब खान ने कातिलाना हमला किया था, उसने नवाब खान को धोखे में कत्ल कर दिया है। वो कहती थी कि नवाब खान की रिहाई का पता दुश्मनों को लग गया होगा। वो रेलवे स्टेशन पर चले गए होंगे और नवाब खान को धोखा देकर कहीं लेके गए होंगे और उसको कत्ल करके लाश गायब कर दी होगी।
नजमा ने दरखास्तें लिखवा लिखवा कर अफसरों को भेजनी शुरू कर दी। वो वजीरों तक भी पहुंची। अगर उसको कहीं से जवाब मिला भी तो सिर्फ ये मिला कि मुनासिब कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया है। बाप की गैर हाजिरी का बेटों पर यह असर पड़ा कि वो स्कूल से भागने लगे। बड़ा 10वीं जमात से मुंह मोड़ गया और छोटा बड़ी मुश्किल से 8वीं तक पहुंचा। फिर उसने स्कूल जाना ही छोड़ दिया। ये नजमा का दूसरा गम था। हामिद का तो उसको यकीन हो गया था कि वो जिंदा नहीं। अगर बेटे लायक ना निकलते तो हामिद का गम जरा कम हो जाता। बेटों ने ये गम लगा दिया कि वो आवारा निकले। बड़े बेटे की उम्र 22 साल हो गई थी। दोनों बेटे माँ का बहुत ख्याल रखते थे। बड़ा बेटा पुलिस में भर्ती हो गया, वो कांस्टेबल लिया गया था। उसको पुलिस में ही जाने का शौक था। नजमा इस पर खुश हो गई कि बेटा फारिग घूमने फिरने से बच गया है। बड़े बेटे की ट्रेनिंग का अरसा गुजर गया। ये शायद इसकी जहानत की बदौलत हुआ कि इसको कुछ अरसे बाद इधर उधर की ड्यूटियां देने के बाद देहाती इलाके के एक थाने में भेज दिया गया। वो थाना इसके घर से 200 मील दूर था। इस बेटे को माँ का और अपने छोटे भाई का इतना ज़्यादा फिक्र था कि उसने गांव में किराए पर मकान ले लिया। किराया बराए नाम था। गांव के एक चौधरी ने पुलिस को खुश रखने के लिए 2 कमरों का एक कच्चा मकान बराए नाम किराए पर उसको दे दिया। ये एक बड़ा गांव है और ये मेरा गांव है। कांस्टेबल बेटे ने माँ और भाई को अपने पास बुला लिया। वो खुद छुट्टी लेकर उनको लेने के लिए गया हुआ था। बटाई वाले मज़ारों को उसने अच्छी तरह समझा दिया था कि वो फसल के दाने और भूसा वगैरह किसके पास फरोख्त करें। उसने अपने 2-3 दोस्तों को भी कह दिया था कि इन लोगों की निगरानी करते रहें। ये तो छोटी छोटी बातें हैं कि उन्होंने घरेलू और कारोबारी मामलात के इंतजाम क्या किए थे। मैं बड़ा वाकया सुनाना चाहता हूँ। 3 अफराद का ये कुनबा मेरे गांव में आबाद हो गया। मैंने नजमा को देखा। मोअज़्ज़िज़ सूरत औरत थी और मिलनसार भी। उसके छोटे बेटे ने गांव की छोटी मस्जिद में जाना शुरू कर दिया और वो बाकायदा नमाजी बन गया। गांव में 2 मस्जिदें हैं। एक बड़ी है जो जामा मस्जिद कहलाती है और दूसरी छोटी है जो छोटी मस्जिद कहलाती है। जुमे की नमाज बड़ी मस्जिद में पढ़ाई जाती है। छोटी मस्जिद में 4-5 सालों से एक इमाम है जो पेशावर मौलवी जैसे नहीं, लड़कों को घेर घेर कर मस्जिद में ले जाते हैं और बड़े पुरअसर तरीके से इनको सोमो सलात का पाबंद कर लेते हैं। नजमा का छोटा बेटा भी उन्हीं की कोशिशों से राह रास्त पर आया था। इस पर नजमा बहुत खुश थी। ये भी तो उसको गम था कि उसका बेटा जो 16-17 साल का हो गया था खराब हो रहा है। इमाम साहब ने उसको इंसान बना दिया था। नजमा इमाम साहब की बहुत मशकूर और ममनून थी। शब बारात आई तो नजमा ने खीर पकाई। उसकी उम्र अब 40 साल से ऊपर हो गई थी। वो इमाम साहब के लिए खीर छोटे बेटे के हाथ भेजने की बजाय खुद मस्जिद में चली गई। वो इमाम साहब का शुक्रिया भी अदा करना चाहती थी। नमाजी असर की नमाज पढ़कर जा चुके थे। इमाम साहब मस्जिद में अकेले थे। नजमा ने इनके सामने खीर की प्लेट रखी और उनको बहुत सारी दुआएं दी और हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा किया। अल्लाह का शुक्र है कि एक बेटा रोजगार पर लग गया है, नजमा ने कहा, और एक दूसरे को आप राह रास्त पर ले आए हैं। एक तो अपने खामिद का गम था कि इसके साथ बेटों के खराब होने के गम ने मेरी कमर ही तोड़ दी थी। छोटा तो शहर में और ज्यादा खराब हो गया था। नजमा ने दुपट्टा सर से आगे किया हुआ था और वो इमाम साहब के एहतराम में सर झुकाकर बात कर रही थी। नजमा, मौलवी साहब ने आहिस्ता से कहा। जी मौलवी जी, नजमा ने सर उठाए बगैर कहा। ऊपर देखो, इमाम साहब ने कहा। नजमा ने सर उठाकर इमाम साहब को देखा और वो ये देखकर बहुत हैरान हुई कि इमाम साहब की आंखों में आंसू थे। क्या बात है मौलवी साहब? नाजिर मेरा बेटा है। इमाम साहब ने नजमा के छोटे बेटे का नाम लेकर कहा। ये हमारा बेटा है। तुम मुझे नहीं पहचान सकोगी। मैंने तुम्हें 10 दिन पहले ही पहचान लिया था। नजमा ने इमाम साहब को गौर से देखा। उनकी दाढ़ी घनी थी जो चेहरे के ज्यादा हिस्से पर फैली हुई थी। नवाब खान? नजमा ने सरगोशी की। हाँ, इमाम साहब ने जवाब दिया। नवाब खान, लेकिन यहाँ मैं नवाब खान नहीं हूँ। मैंने अपना नाम बदल लिया था। नजमा को तो गशी आने लगी। खुशी का ये धक्का उसकी बर्दाश्त से बाहर था कि उसका खामिद जिंदा था और उसके साथ ये सदमा भी कि खामिद उसको छोड़कर चला क्यों गया था। तुमने ये क्या किया? नजमा ने पूछा। मेरा कुछ ख्याल न किया? तुमने अपने बच्चों का भी ख्याल न किया? एक बात बताओ नजमा, इमाम साहब ने कहा, तुम उस रात कहाँ चली गई थी? इमाम साहब ने नजमा को वो रात याद दिलाई। इस रात मैं बच्चों को साथ लेकर तुम्हारी राह देखने चली गई थी, नजमा ने कहा। तुमने उस रात को आना था ना? तुम्हें कैसे पता लगा था कि मैंने उस रात आना है? इमाम साहब ने पूछा। मैंने खत में इससे आगे की तारीख लिखी थी। मेरी बात सुन लो नजमा,
تم نہیں جانتی کہ میں نے یہ 13-14 سال کس طرح گزارے ہیں۔ تم خدا کے گھر میں بیٹھی ہو، یہاں تم نے جھوٹ بولا تو کوڑی ہو کر مرو گی۔ ایسی بات ہے تو درمیان میں قرآن شریف رکھ لو۔ نجمہ نے کہا، جس اللہ نے میری اور میرے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور جس اللہ نے مجھ کو وہ خامد زندہ دے دیا ہے جس کو میں مرا ہوا سمجھتی تھی، اس اللہ کے دربار میں بیٹھ کر جھوٹ نہیں بولوں گی۔ لیکن پہلے تم بات کرو کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ یہ تو تمہارے ساتھ شادی کر کے مجھ کو پتہ لگ گیا تھا کہ تمہاری کھوپڑی الٹی ہے۔ تمہارے مغز میں جو سوچ آ جاتی ہے تم سمجھ لیتے ہو کہ یہی سچ ہے اور باقی سب جھوٹ ہے۔ اس رات تمہارے مرغی اور کوفتے کس کے لیے پکائے تھے؟ امام نے پوچھا۔ اور دوسرے کمرے میں اتنا خوبصورت بستر کس کے لیے بچھایا تھا؟ تمہارے ساتھ ایک قیدی تھا، نجمہ نے کہا۔ وہ رہا ہو کر آیا تو اپنے گاؤں کو جاتے سمے ہمارے گھر میں آ گیا۔ اس نے بتایا کہ تمہیں قید کے باقی دنوں کی معافی مل گئی ہے اور تم پرسوں شام کی گاڑی سے آ رہے ہو۔ میرے لیے اور بچوں کے لیے تو یہ قیدی عید کا چاند تھا جو عید کی خبر دے گیا تھا۔ تمہارے آنے کے دن تو میں کھانے ہی پکاتی رہی۔ میں بچوں کے کمرے میں سویا کرتی تھی۔ اس رات میں نے دوسرے کمرے میں ٹرنک سے نیا پلنگ پوش نکال کر بچھایا اور اس کمرے میں اگربتیاں بھی جلائی تھیں۔ جب گاڑی کا وقت قریب آیا تو میں اتنی بےتاب ہوئی کہ بچوں کو ساتھ لے کر گلی کے سرے تک چلی گئی۔ امام صاحب نے اپنے لاپتہ ہونے کا جو قصہ سنایا وہ میں اپنے لفظوں میں سناؤں گا، چونکہ میں اس کنبے کے ہر فرد سے ملا ہوں اور ہر ایک نے اپنی بات پوری سنائی ہے، اس لیے میں آپ کو یہ بھی بتا سکوں گا کہ یہ کیوں ہوا اور وہ کیوں ہوا۔ نواب خان کو میں امام صاحب ہی لکھوں گا کیونکہ وہ امام صاحب ہیں اور میں ہی نہیں، گاؤں کے سارے لوگ ان کا احترام کرتے ہیں۔ انہوں نے نجمہ کو بتایا کہ وہ اسی دن رہا ہوئے تھے جس دن کی اطلاع ان کا ایک قیدی دوست نجمہ کو دے گیا تھا۔ اس قیدی نے امام صاحب کو نہیں بتایا تھا کہ وہ ان کے گھر جائے گا۔ امام صاحب نے سوچا تھا کہ وہ اچانک گھر پہنچیں گے تو نجمہ اور بچے بہت خوش ہوں گے اور ان کو خوشی ہوگی، حیران بھی ہوں گے۔ وہ اپنے گھر پہنچے تو دروازے کی باہر والی کنڈی لگی ہوئی تھی۔ وہ دوسری گلی کی طرف سے آئے تھے۔ نجمہ ان کے انتظار میں دوسری طرف چلی گئی۔ امام صاحب کنڈی کھول کر اندر چلے گئے۔ برآمدے اور ایک کمرے کی بتیاں روشن تھیں، باورچی خانے کا بلب بھی جل رہا تھا۔ امام صاحب نے ایک دیگچے کا ڈھکن اٹھایا تو اس میں مرغی کا سالن تھا، دوسرے دیگچے میں کوفتے اور تیسرے میں کسٹرڈ تھا۔ انہوں نے کمروں میں پھر کر دیکھا۔ ایک کمرے میں پلنگ پر نیا پلنگ پوش پڑا تھا، اگربتیاں جلتی دیکھیں۔ یہ کمرہ اس طرح سجا سجایا تھا کہ اس طرح امام صاحب کی موجودگی میں اور بچوں کی پیدائش سے بھی پہلے نجمہ نے کبھی نہیں سجایا تھا۔ امام صاحب کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ دشمنوں کے پروپیگنڈے نے ان کو نجمہ کے بارے میں وہمی بنا دیا تھا۔ انہوں نے مجھ کو اپنے بارے میں یہ بات بے تکلفی سے سنائی تھی۔ جیل میں ان کو بعض قیدیوں نے بتایا تھا کہ جس کو لمبی قید مل جائے اس کی بیوی اتنا لمبا عرصہ پاک دامن نہیں رہ سکتی۔ امام صاحب جب نواب خان ہوتے تھے تو ان کا مزاج ایسا تھا کہ جو بات دماغ میں آ گئی اسی کو برحق مان لیتے تھے۔ جیل میں ان کا دماغ اور زیادہ خراب ہو گیا تھا۔ انہوں نے جیل سے آ کر اپنی بیوی کو گھر سے غیر حاضر پایا اور دعوت کا انتظام دیکھا اور کمروں کی سجاوٹ دیکھی تو ان کو یقین ہو گیا کہ نجمہ نے گھر میں عیش اور موج بنائی ہوئی ہے۔ امام صاحب کو یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ نجمہ کو ان کے آنے کی اطلاع مل چکی ہے کہ وہ فلاں دن آ رہے ہیں۔ وہ اس قدر دل برداشتہ ہوئے کہ گھر سے نکلے، دروازہ بند کیا اور کنڈی لگا کر جدھر سے آئے تھے ادھر ہی چلے گئے۔ رات ابھی شروع ہوئی تھی لیکن سردیوں کی وجہ سے لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے ان کو محلے کے کسی آدمی نے آتے اور جاتے نہیں دیکھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ان کے ہوش اور حواس صحیح تھے، لیکن میں نہیں مانتا۔ وہ اپنے شہر سے چلی گئیں۔ یہ ایک اور کہانی ہے کہ وہ کہاں کہاں گئے۔ وہ اوپر کی طرف اٹک تک اور نیچے کی طرف رحیم یار خان تک گئے۔ 3-4 مہینے آزاد کشمیر میں میرپور کے علاقے میں بھی گزارے۔ ملنگوں کے ساتھ چرس بھی پیتے رہے۔ وہ سکون کی تلاش میں مارے مارے پھرتے رہے۔ آخر انہیں ایک مسجد کے مولوی صاحب سے سکون ملا۔ اس کی انہوں نے بہت خدمت کی اور ایسا فیض حاصل کیا کہ انہی جیسا مولوی بن گئے اور وہ سکون حاصل کر لیا جس کی تلاش میں وہ 5-6 سال بھٹکتے رہے تھے۔ اللہ کی ذات باری نے ان کو یہ انعام دیا کہ ان کا پورا کنبہ انہیں دے دیا۔ اس نے محض ایک غلط فہمی کی وجہ سے اپنی اور نجمہ کی زندگی کے اتنے سارے سنہرے سال ضائع کر دیے تھے۔